Hello and welcome back to our Brighter Minds YouTube channel. Today I again welcome you on our Tuesday meet. As we all know, every Tuesday we have these meets to discuss the global economy and Indian economy and their impacts on the markets. Let's wait so that everybody and many people will join. Uh, then we will carry on this discussion. Let's start our discussion. We will first discuss about the global economy and global markets, and then we'll also discuss post that about the Indian economy and Indian markets and the outlook ahead. Start about the US economy. As we all know, today US will declare its CPI inflation data. So आज का हमारा ये जो data आएगा that will be very important from global market perspective because US की जो inflation है वो uh, एक थोड़ी सी perception है कि picked out हो गई है and market is also trading on that line कि US inflation रहेगी because 21st को यूएस का मॉनेटरी पॉलिसी भी है एंड एज फेड के चेयरमैन जो है उनका उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर दी है कि दे विल प्रायोरिटाइज इन्फ्लेशन टू ब्रिंग इट डाउन उसके बाद दे विल थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स सो ये जो चीज है कहीं ना कहीं 21st की जो मीट होगी उसमें जो इंटरेस्ट रेट हाइक की अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उस उसको आउट करेगी ऑल्दो मार्केट जो है वो ऑलरेडी अपने आप को पोजीशंस कर रखी है उसने उस तरीके से 75 पिप्स की जो रेट हाइक है वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है 88% प्रोबेबिलिटी है अगर हम फेड फंड रेट वॉच को देखें तो 75 पिप्स की रेट हाइक को 88% की प्रोबेबिलिटी असाइन कर रही है वहाँ की फॉरेन मार्केट्स एंड 50 बिप्स रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी 12% है सो मोर और लेस मार्केट इज पोजिशनिंग इटसेल्फ फॉर अ 75 बिप्स रेट हाइक कई अगर फेड के प्रेस के जो पास्ट वीक में कमेंट्स आए जैसे फेड मिनिस्टर का भी आया दे हैव सेड दैट कि इन्फ्लेशन हैज नॉट पिक्ड इन यू पिक्ड इन यूएस सो अभी थोड़ा टाइम लगेगा दे विल वी विल लाइकली टू सी मोर strong data from US on inflation front. बट उनका एक अपना मानना ये भी था कि फेड विल आल्सो नॉट डिस्टर्ब द मार्केट्स एंड चीजें जो है वो थोड़ी सी सिस्टमेटिक तरीके से होंगी एंड सो दैट कि जो ट्रांसमिशन है वो ग्रेजुअल हो पैनिक क्रिएट नहीं हो सो दैट विल आल्सो बी केप्ट इन द माइंड सो एक पॉजिटिव सिग्नल भी था एंड ऑब्वियसली फॉर ऑन इकोनॉमिक फ्रंट थोड़ी सी कॉशियसनेस भी थी उसके अंदर एंड ऑन थर्सडे वी हैव आल्सो सीन दैट कि फेड पॉल ने ये बोला कि उनका जो फेड चेयरमैन ने कि इन्फ्लेशन जो है उनकी ब्रिंग डाउन प्रायोरिटी रहेगी तो ऑब्वियसली 75 बिप्स की रेट हाइक जो है वो मोर और लेस इज ऑन द टेबल सो उसके बाद अगर हम यूएस के जो रेट हाइक्स की बात करें आगे की बात करें तो सितंबर 21 के बाद उनकी जो मीट है वो नवंबर 1-2 को है आई मीन नवंबर 2 को वी विल हैव द नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस आफ्टर सितंबर
एंड उसके बाद फिर दिसंबर में वी विल हैव ऑन 14th। सो मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि 4% के अराउंड जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर यूएस की इन्फ्लेशन, यूएस की जो इंटरेस्ट रेट है वो वहाँ पे एंकर करेंगी। अगर हम देखें तो ये काफी स्टीप राइज था ड्यूरिंग 2022, because at the beginning of year US was at 0% interest rate, and obviously there is a likelihood of ending this year on an around of 4% level. सो यूएस की बॉन्ड मार्केट्स भी इसको कहीं ना कहीं प्राइस इन कर रही है। यूएस की बॉन्ड मार्केट्स जो है वो 3.35% 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो तकरीबन वहां के अराउंड ट्रेड कर रहा है। दे आर ऑल्सो पोजिशनिंग टुवर्ड्स दैट। एंड अगर हम बॉन्ड यील्ड्स के बाद अगर यूएस की करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स की बात करें, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग भी इसी चीज को पॉइंट आउट कर रही है कि वी विल एंड दिस ईयर ऑन slightly higher from this rate hike also. So overall, जो करेंसी का इम्पैक्ट है दैट इज wreaking havoc on many economies, particularly in Europe and Asian countries like Japan, जो यूएस की करेंसी की स्ट्रेंथनिंग हुई है। सो we will see कि यूएस का डेटा कैसा आता है, because that will is a very important factor for next meet. सो आफ्टर दैट अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में हमने देखा कि पास्ट वीक में थर्सडे तो यूरोप ने 75 बिप्स का रेट हाइक किया, ऑल्दो दे आर स्लाइटली बिहाइंड द कर्व, बट उनकी जो रेट हाइक थी 75 बिप्स की हाइक, वो उनके रेट्स को 1.25% के पास ले गई। एंड जो कमेंट्री आई वो भी काफी हॉकिश थी। उन्होंने आगे की कमेंट्रीज भी बोली है कि काफी रेट हाइक्स के उनकी जो जो ये साइकिल है उसमें वो दे विल behave more tougher। So उनकी जो एक कमेंट्री ये भी आई है कि अक्टूबर के अंदर में दे विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द बैलेंस शीट। सो वहाँ पे टाइटनिंग द बैलेंस शीट, वहाँ पे भी एक थोड़ा सा उनका सिग्नलिंग थोड़ा हॉकिश है, पर्टिकुलरली अक्टूबर को लेके, जहाँ पे उन्होंने इस चीज को बोला है। यूरोप के अंदर में जो प्रॉब्लम है दैट इज मोर सीवियर देन यूएस। यूरोप में कई इश्यूज हैं जहाँ पे चीजें अभी सॉर्टेड आउट होती हुई नहीं दिख रही हैं इन नियर टर्म, लाइक एनर्जी क्राइसिस। अभी विंटर्स उनके वहाँ पे आने वाले हैं, और गैस की जो क्राइसिस हो रही है वहाँ पे, एनर्जी की जो क्राइसिस हो रही है इज नोन टू एवरीवन। ऑल्दो कि यूरोपियन यूनियन के जो बोर्ड थी, उन्होंने रशियन गैस की जो प्राइसेस थी उसके प्राइसिंग कैप को लेके एक जो मीट बुलाई थी 9 सितंबर को, तो वहाँ पे वो प्राइसिंग कैप जो है वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग फ्रॉम यूरोप पर्सपेक्टिव, बिकॉज क्या है कि रशिया, तो दे विल डाइवर्ट दीज गैसेस टू एशियन नेशंस। सो वहाँ पे उन्होंने अपनी पोजिशनिंग थोड़ी सी क्लियर करी। यूरोप ने भी ये चीजें जो है फर्दर कॉम्प्लिकेट नहीं किया, दे रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। सो वो एक अच्छी चीज थी। अगर हम यूरोप के रशिया यूक्रेन वाले इश्यूज में जो प्रॉब्लम आई, जहाँ से जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ, एनर्जी क्राइसिस थोड़ी बिल्ड हुई, जो प्राइसेस है काफी स्ट्रेंथन हो गए, इन्फ्लेशन अनप्रेसिडेंटेड हो गया ऑब्वियसली। तो वहाँ पे रसिया यूक्रेन का जो ट्रिगर था उसके अंदर में भी कोई इम्प्रूवमेंट आती हुई नहीं दिख रही, बिकॉज अगर हम इस वीक के डेवलपमेंट्स की बात करें तो यूक्रेन ने काफी जो लॉस्ट टेरिटरी थी, जो उन्होंने रशियन ने कैप्चर कर ली थी रशियन ट्रूप्स ने, वो उन्होंने रिकैप्चर किया है। तो दिस विल प्रोलॉन्ग द वॉर। बेसिकली वॉर जो है वो थोड़ा और प्रोलॉन्ग होएगा। दैट वाज वेट कर रहे थे कि वी आर नियरर द एंड गेम, बट अभी वो होराइजन पे नहीं है, वो थोड़ी और एक्सटेंशन उसके अंदर आ सकती है। रशिया ने जो रेफरेंडम की बात करी थी, जो उनके कंट्रोल्ड, पर्टिकुलरली जो यूक्रेन के अंदर में कंट्रोल्ड एरिया थे, वहाँ पे भी उन्होंने उसको डेफर कर दिया है, वो नवंबर में उसको करने की बातें कर रहे हैं। सो दैट आल्सो शोज दैट कि दे हैव लॉस्ट सम कंट्रोल ओवर द एरियाज। So this prolonged war will also, will not let it ease the सप्लाई चेन। वॉर है ये, जो जितनी ज्यादा प्रोलॉन्ग होगी सप्लाई चेन की जो इजीनेस है, वो उसके जो नॉर्मलसी है वर्ल्ड की, वो उसको रिटर्न होने में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हिंडर करेगी।
और चीज़ें will not get simplified as sooner as we expect. So Europe is in more dire situation than US, and obviously there are some green positive side of it from Indian perspective also. Uh, तो यहाँ पे अगर हम एशियन कंट्रीज के अंदर में आए तो चाइना ऑब्वियसली एक स्लोडाउन से गुजर रहा है सो चाइना हैज आल्सो वहाँ पे उन्होंने फर्दर स्टिमुलस एंड पॉलिसी हेल्प्स की बात कही है सो दैट कि दे पंप अप देयर इकोनॉमी so that will uh, trickle down to trickle down the benefit to Indian economy and particularly Indian fund flows. So because most of the जो nations हैं particularly Europe and US they are more dependent on China from supply chain perspective so they have started shifting to India also as a second supply partner so as we all know the China plus one theme is very popular since last many years and many sector has get related very largely from that theme so that is structural, and also that will accelerate more towards India as we see the problems getting worse in China. So back to the Indian Indian economy, and then we'll come discuss about the Indian markets. So इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो डेटा पॉइंट्स जो हैं yesterday हमने देखा कि यूएस इंडिया की जो इन्फ्लेशन प्रिंट है वो थोड़ी सी स्ट्रांग आई 7% के राउंड आई मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग 6.8 so that is obviously there is some impact on the of the base but 7% इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं वो फूड इन्फ्लेशन की वजह से आया फूड का काफी वहां पे रहा सोइंग्स जो खरीफ की थी वो थोड़ी सी स्लो हुई उसका भी असर रहा इन्फ्लेशन प्राइस की जो प्राइसेस है उनका प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर रखेगा ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक कुछ मंथ्स तक एंड देन विल सी हाउ द ट्रेजेक्टरी यू नो उस तरीके उसके बाद कैसे वो प्ले आउट होती है सो अगर हम आईपी डेटा की बात करें तो आईपी डेटा भी थोड़ा सा डिसमल आया ऑल्सो स्लोड अ बिट सो वहां पे भी थोड़ी सी डिसअपॉइंट अगर हम इंडिया की जो करेंसी की बात करें तो करेंसी जो है वो ऑब्वियसली दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर इकोनॉमीज बट दैट हैज इट्स कॉस्ट एज वी ऑल नो कि आरबीआई कंटिन्यूअसली फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन कर रही है एंड दे आर सेलिंग डॉलर टू bring down the मतलब to stabilize the our own currency. So हमने देखा कि जो हमारी फॉरेक्स रिजर्व है वो 2 ईयर लो पे आ गई है तकरीबन 553 बिलियन डॉलर के अराउंड आ चुकी है so that is more largely due to the fact that कि RBI is selling more dollars to stabilize the currency. उसके बाद अगर हम ये देखें तो फॉरेन फंड फ्लोज जो है अगस्त के महीने में जितनी स्ट्रॉन्गर आई थी 6.5 बिलियन डॉलर का इनफ्लो था इस मंथ में वो फ्लोज obviously that is positive but that's not so strong as compared to the August month of August. We have seen कि अराउंड 700-800 मिलियन डॉलर की फंड फ्लो अभी तक इंडियन मार्केट में फ्लो हुई है तो इस मंथ के अंदर में सितंबर में टिल नाउ सो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसके अंदर भी स्लो डाउन आया जिसका इम्पैक्ट करेंसी के ऊपर आ रहा है एंड वी ऑल नो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फॉरेन फंड फ्लोज के रिटर्न्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं ऑब्वियसली करेंसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है तो जितनी ज़्यादा एक करेंसी अपनी स्टेबल रहेगी दे लाइक इट मोर बिकॉज उनका रिटर्न्स उसी में प्राइस्ड इन होता है कन्वर्जन के बाद तो उसके बाद अगर हम इंडियन के आने वाले डेटा पॉइंट्स की बात करें तो अपनी इंडियन मार्केट इंडियन monetary policy भी है on September 30. So after US monetary policy we'll have our policy. So obviously कल के डेटा प्रिंट्स आने के बाद इन्फ्लेशन के जो पॉसिबिलिटी ऑफ रेट हाइक्स का जो क्वांटम है तो स्लाइटली हायर होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बिल्ड हो गई है वहाँ पे बढ़ गई है एंड आरबीआई आल्सो थोड़ी सी उनकी पोजीशनिंग हॉकिश रहेगी सो ये इंडियन इकोनॉमी की बात थी अगर हम मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में हमने देखा कि यूएस की मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी दी पर्टिकुलरली डॉ एंड
नास्डैक, वहाँ पे कई टेक कंपनीज ने काफ़ी अच्छी रिकवरीज दी, रिकवरीज काफ़ी स्ट्रॉन्गर रही वहाँ की मार्केट में। यूरोपियन मार्केट्स में भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे मतलब देखने को मिला। देयर इज़ नो पैनिक ऑल्सो, वहाँ पे भी कोई इस तरीके की पैनिक नहीं दिखी वहाँ के मार्केट्स में। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट भी काफ़ी टाइम के बाद हमने देखा कि 18 पर ट्रेड कर रही है। सो लास्ट ईयर ऑन इन अक्टूबर वी वर एट 18600 जहाँ पे हम पीक आउट कर गए थे। तो फिर से हम वहाँ पे ऑल टाइम हाई के काफ़ी क्लोज हैं, अराउंड 4%, 3 to 4% के क्लोजनेस पे आ गए। एंड ऑब्वियसली द मोमेंटम जो है वो लार्जली ड्यू टू बैंक्स है। जैसा कि हम देख रहे हैं इंडिया की क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 15% प्लस पे आ रही है। तो क्रेडिट ग्रोथ की वजह से बैंकिंग सेक्टर का पर्टिकुलरली री-रेटिंग हो रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की री-रेटिंग हो रही है और उसकी वजह से निफ्टी के ऊपर आ रहा है, निफ्टी इंडेक्स के ऊपर आ रहा है। आईटी जो है वो भी एक काफी हैवी इंडेक्स है, बट यूएस के अंदर जो एक रिसेशन की पैनिक थी सो फार हैज नॉट प्लेड आउट। ऑलरेडी मल्टीपल्स जो है काफी कॉन्ट्रैक्ट हो गए इन आईटी। तो वहाँ पे थोड़ी सी और एक्सपेक्टेशन है कि बिल्टअप होने के बाद एक स्मूथनिंग स्टार्ट होगी, देन एक वैल्यू बाइंग तो नहीं कह सकते बिकॉज मल्टीपल आर स्टिल वेरी हाई, बट एटलीस्ट ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस वाली बात हो सकती है वहाँ पे। थोड़ी बहुत सेंसिबिलिटी वापस आई है वहाँ पे। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में भी काफी अच्छा इन हेडलाइन इंडेक्सेस निफ्टी के अलावा भी अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें तो ऑब्वियसली जो ये पूरी रैली हुई है मार्केट के अंदर काफी ब्रॉड बेस्ड रही। मिड कैप का पार्टिसिपेशन दिखाया इसके अंदर, कई कई सारी कंपनियों ने काफी अच्छे जो है रिकवरीज वहाँ पे दी है। बट अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखें तो मिड कैप जो है वो जो है थोड़ा स्ट्रेच्ड हो गया है, अराउंड वेरी क्लोज जो है वो प्रीमियम 18% के अराउंड का ट्रेड कर रहा है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। ऑब्वियसली थोड़ी सी स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन है वहाँ पे, तो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में थोड़ी सी आ सकती है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का वहाँ पे पॉसिबिलिटी लगता है, बिकॉज चीजें थोड़ी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई हैं। देखिए तो देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रॉथ इन पेनी कैप्स एंड एसएमईज। वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज्यादा फ्रॉथ बिल्टअप हो गया था। दैट इज आल्सो नॉट ए हेल्दी साइन कि जो इस तरीके की फ्रॉथ क्रिएट होती है, तो दैट शोज द यूफोरिया उसके अंदर किस तरीके से चल रही हैं चीजें। बट अगर हम ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के टेक्सचर की बात करें तो दैट लुक्स गुड। और ऑब्वियसली वी आर गोइंग इनटू द फेस्टिव सीजन, उसका भी इम्पैक्ट काफी आ रहा है हमारे मतलब एक कंपनीज के एक अर्निंग विजिबिलिटी के ऊपर, जो मैनेजमेंट की अपनी विजन है, थिंकिंग है उसको लेके। बिकॉज ये जो फेस्टिव सीजन है उसके अंदर काफी डिमांड एंड कंजम्पशन बूस्ट होती है। वो कई सेक्टर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली ऑटो के लिए अगर हम देखें, शुगर सेक्टर के लिए देखें तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे उनके डिमांड काफी बिल्टअप होते हैं। अराउंड 1/3 जो है उनकी जो सेल्स है मोर और लेस इस सीजन्स में आती है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑब्वियसली Q2 के रिजल्ट्स जो है वो जैसे ही हम सितंबर मिड में बैठे हैं, सितंबर जैसे ही एंड होगा विल स्टार्ट एंड मार्केट विल स्टार्ट पोजिशनिंग इटसेल्फ फॉर द Q2 रिजल्ट्स। एंड उसके एंड ऑब्वियसली मार्केट हैज स्टार्टेड पोजिशनिंग इटसेल्फ for the Q2 results. But Q2 is likely to be not very strong, and obviously Q3 is more better. Q3 is likely to be more better than Q2. That is, अगर हम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव की बात करें तो थिंग्स आर नॉट वेरी वेरी ऑब्वियसली स्ट्रेच जोन में है, बट दैट विल दैट मे स्टे देयर फॉर फ्यू टाइम। की अर्निंग थोड़ी आ जाती है Q2 में, किस तरीके की अर्निंग आती है, देन Q3 में कैसे आती है, दैट विल बी प्राइस्ड। अदरवाइज मेनी मैक्रो फैक्टर्स जो है, गवर्नमेंट की जो जिस तरीके से स्पेंडिंग है पर्टिकुलरली इंफ्रा एंड ऑल, सो वहाँ पे कैपेक्स को भी काफी बूस्ट मिल रहा है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने भी कैपेक्स अनाउंस कर रखे हैं, तो कई सेक्टर्स को इससे काफी हेल्प मिल रही है। इंडस्ट्रियल्स एंड कैपिटल गुड्स जो है ऑब्वियसली उनके लिए पॉजिटिव सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस भी काफी लॉन्ग रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल बी इन द लाइमलाइट फॉर slightly longer this time.
तो वहाँ पे कई ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे काफी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन. So auto ancillaries is also a good space to be in because जो जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं वो भी काफी अच्छी इंडिकेशन है. So overall good time to be in the market. And so so आज की हमारी जो मीट थी एंड डिस्कशन था, so इन सब पॉइंट्स के ऊपर वो यही तक था. वी विल रैप अप दिस मीटिंग एंड वी होप दैट कि वी विल मीट नेक्स्ट वीक आल्सो एंड discuss more about the economy and the markets. Thank you and good day.